तो हेलो बच्चों, 11th के नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आ गए हैं। देखिए टॉपिक क्या होने वाला है इसमें, एवरेज एटॉमिक मास। लास्ट लेक्चर हमने फिनिश किया था एटॉमिक मास पर। अब हम आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो पहला वाला टॉपिक क्या है हमारा इसमें, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए देखिए कुछ एलिमेंट जो होते हैं जो नेचुरली अकर्स होते हैं वो मतलब उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए आपने पढ़ा था कि एटॉमिक मास जो होता है बच्चों वो किसी भी सब्सटेंस में मतलब किसी भी एटम में प्रेजेंट मास क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। अब यहां पर क्या दिया है इसने कि जो हमारा नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन आइसोटोप में। वो एग्जिस्ट कहां करते हैं, मोर देन वन आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है एक्स, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है एक्स, बट इसका मास वाई है और इसका मास जेड है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप हो गए। बच्चा आइसोटोप में क्या होता है, मतलब जो हमारे एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट अगर आप दोनों एटम अगर आप देखोगे ए और बी, तो दोनों में जो एटॉमिक नंबर है दोनों का वो क्या है, एक्स है, दैट मींस सेम है, बट इनका एटॉमिक मास वो क्या है, डिफरेंट। सर एक का वाई है और एक दूसरे का जेड है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोप होंगे। तो अगर इनका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला होगा परसेंटेज एविडेंस ऑफ ए। भाई ए कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है। जैसे एलिमेंट हमारा क्या था, ई था हमारा एलिमेंट, उसमें दो हमारे एटम है, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, अब ए का कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है और बी का उसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो क्या होगा बच्चों, उनका परसेंटेज एविडेंस। क्या होगा बच्चों, परसेंटेज एविडेंस। तो यहाँ पर जिसके लिए भी हम कर रहे होंगे, भाई अगर हमारे पास में दो एटम उस एलिमेंट में प्रेजेंट है तो उन दोनों के लिए हमें सोल्व करना है। ठीक है, उसका एवरेज निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, परसेंटेज एविडेंस ऑफ ए, मतलब जो एटम ए है उसका परसेंट एविडेंस और इनटू में एटॉमिक मास, उसका क्या आएगा इनटू में एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट एविडेंस ऑफ बी। जो बी एटम है उसका परसेंट एविडेंस कितना परसेंट वो प्रेजेंट है और इनटू में क्या आएगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। कहने का मीन्स यहां से ये हो गया कि अगर आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो अगर आपके पास में दो आइसोटोप उसमें प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज एविडेंस ऑफ ए इनटू में क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन 100 प्लस दूसरा एटम कौन है हमारे पास, बी, तो क्या करेंगे उसका परसेंटेज एविडेंस ऑफ बी इनटू में क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन 100। जितने भी एटम उस एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे बच्चों उनका परसेंट एविडेंस और उनका एटॉमिक मास दोनों के मल्टीप्लिकेशन को 100 से डिवाइड करो और फिर उसको सम कर दो, वो क्या हो जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूजिंग टेबल गिवन बिलो। यहां पर कार्बन के तीन आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। ये जो 12, 13 और 14 है बच्चों, इनका क्या है, ये एटॉमिक मास। ठीक है, और ये रिलेटिव एविडेंस इनका दिया हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, बट इन तीनों में एक चीज कॉमन है बच्चों, वो क्या है, इनका एटॉमिक नंबर, दैट मींस 6। तीनों ही एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी का इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के आपको दिखाते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे बच्चों, रिलेटिव एविडेंस ऑफ C12 कितना है, 98.892 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरा एटम कौन है हमारे पास, दूसरा एटम हमारे पास है C13। क्या है बच्चों, C13। तो यहां पर आप देखोगे C13 का जो रिलेटिव एविडेंस है वो कितना है, 1.108 इंटू में उसका एटॉमिक मास कितना है, 13.00335 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में तीसरा एटम कौन है हमारे पास, C14, उसका रिलेटिव एविडेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻10 और इंटू में आप देखेंगे भाई एटॉमिक मास कितना है उसका, 14.00317 डिवाइडेड बाई 100। अब आपने क्या करना है बच्चों, इससे मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको भी 100 से डिवाइड करेंगे।
इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे और तीनों का सम कर देंगे। जो भी आपका सम करके आएगा, सपोज दैट वो क्या आया, एक्स आया, तो वो एक्स क्या हो जाएगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा बच्चों, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको पता है, मतलब समझ में आ गया कि कैसे करना है। सर उसमें आपके पास जो एलिमेंट होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे, उसका अलग अलग एक रिलेटिव एविडेंस होगा और उनका एक अलग अलग एटॉमिक मास होगा। रिलेटिव एविडेंस में उनके एटॉमिक मास की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे उसको डिवाइड करेंगे 100 से और सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे और बच्चों आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक बच्चों मॉलिक्यूलर मास। क्या टॉपिक होने वाला है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल आप जानते ही हैं, देखिए एलिमेंट को कंबाइन करके जो बनते हैं और एलिमेंट में भी क्या होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके जो एटॉमिक मास का जो टोटल सम निकल के आएगा वो आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। डिफाइन कैसे करेंगे, द मास ऑफ टोटल ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का जो सम निकल के आएगा वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या देख लेंगे, यहाँ पे इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास। सम किसका ही, एटॉमिक मास का, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट के सभी एटम का जो एटॉमिक मास निकल के आएगा वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन यहाँ पर कितना है, 16.043। मीथेन में कौन कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो एक कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम का मास 4 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो गया, 16 आ गया। सिमिलर वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 18.02 आ जाएगा। और यू क्या है बच्चों, उसकी यूनिफाइड मास यूनिट, इसकी ये यू क्या होती है, यूनिट होती है ये। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, वो कितना है, C6H12O6। तो कैसे करेंगे, C का मास होता है 12 और कितने एटम है C के, 6। H का मास होता है 1 और कितने एटम है यहाँ पे, 12। O का मास होता है 16, कितने एटम है O के, 6। आप इनको सम कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड और वो भी किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई भी कंपाउंड कब होता है, जब उसके उसके उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड का अगर मैं जनरली ऑक्जेलिक एसिड की बात करूं तो वही होता है। अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म देखेंगे तो इसमें दोनों में एक एक मॉलिक्यूल H2O का ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, C कितने हैं 2, O कितने हैं 2 और 2 4, H कितने हैं यहाँ पर 2, इनटू में 2H2O। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। C का मास 12 होता है, इनटू में कितने एटम है 2, प्लस O का मास 16 होता है, इनटू में कितने एटम है ओके 4, और H का मास होता है बच्चों 1, इनटू में कितने एटम है 2। H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं और H2O का मास होता है 18। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो भी आएगा आपका वो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, फॉर्मूला मास। क्या टॉपिक है बच्चों, फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास में क्या होता है, देखिए कुछ कंपाउंड जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो अरेंजमेंट होता है वो एक क्रिस्टलाइन की तरह होता है। जैसे NaCl है, आपको NaCl का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। NaCl में 2 आयन प्रेजेंट होते हैं, Na+ और Cl-। एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ होता है, 6 Cl- से घिरा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड टाइप की एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि किसकी स्ट्रक्चर होती है, NaCl की। ठीक है, तो NaCl में ये वाला जो आयन है ग्रीन वाला, ये किसका आयन हो गया, इसने क्लोराइड आयन। और जो ये आपका पर्पल है, ये कौन सा आयन है, सोडियम आयन। ठीक है, इन दोनों आयन से मिलकर के क्या बना है, NaCl बना है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 आयन प्रेजेंट हैं तो वहां पे क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री शो करता है और उसको जो मास निकल के आता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, some substance do not contain discrete molecules as their constituent units. Positive and negative entities are arranged in a 3D structure. कुछ मॉलिक्यूल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज जो होती है वो अरेंज होती है 3D स्ट्रक्चर में या एंटिटीज में। तो ये 3D डायग्राम आपका हो गया। इसमें कौन प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव में कौन है, सोडियम,
और नेगेटिव में कौन है, क्लोरीन। ठीक है, अब इसने एक बात और बताई कि 1Na+ आयन जो है वो सराउंडेड है बाई 6Cl- आयन से। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों ये जो आपका पर्पल वाला दिख रहा होगा ये कौन है, ये आपका है सोडियम प्लस। तो एक Cl- इधर हो गया, एक Cl- इधर हो गया, 2 एक Cl- ऊपर हो गया, एक Cl- ये हो गया 4, एक Cl- इधर हो गया 5, एक Cl- ये हो गया 6। तो एक Na+ कितने Cl- से घिरा हुआ है, 6Cl- से। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो मास निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के ही जैसा आपका फॉर्मूला मास निकल के आता है, फॉर्मूले का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, आगे देखो इसने एटॉमिक मास दोनों का यूज करा, किसका, सोडियम प्लस का और Cl- का। और सोडियम प्लस का आपको पता ही कितना होता है 23, और क्लोराइड का कितना होता है 50 और 35.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 58.5 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे चले तो बच्चों इसमें एक टॉपिक आएगा आपका मोल। क्या टॉपिक आएगा, मोल। भाई ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, बच्चे इसमें अक्सर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको समझते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है इसमें, लेकिन ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए कोई भी चीज है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वाटर की ड्रॉप दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है, एक वाटर की ड्रॉप दी हुई है। उस वाटर की ड्रॉप के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा सर, ये पता लग चलता है हमें मॉल से। तो ये मॉल क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। जो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है वो साइज में क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। ठीक है, आगे क्या बोला, देयर नंबर इज इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। मतलब किसी भी स्मॉल सब्सटेंस के, स्मॉल अमाउंट में किसी भी सब्सटेंस के ये जो नंबर है, मोल जो नंबर है वो एक वेरी लार्ज नंबर है। ठीक है, क्या है वो, एक वेरी लार्ज नंबर है। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं, जैसे आपके पास में ये बनानाज है, यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डजन से। बनानाज आपके किस में आते हैं भाई, दर्जन में आते हैं, और एक दर्जन में कितना नंबर होता है 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है हमारा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी लिखा हुआ है। सेंचुरी को 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोल की बात करें तो एक मोल का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, एक मोल की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए कुछ एंटिटीज लेके आए हैं आपकी, एंटिटीज इन मोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 मोल में आपकी, इसका मीन्स ये हो गया कि 1 मोल में जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, कितने पार्टिकल्स होने वाले हैं, 23, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन है, कार्बन क्या है, एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एटम्स। अब उसके बाद NH3 है 1 मोल, ये भी क्या है मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या आएंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम है तो उसके अंदर एटम्स होंगे। मतलब कहने का मीन्स ये है कि 1 मोल की जो वैल्यू होगी आपकी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर अगर यहाँ पे आपको आयन मिलते हैं, 1 मोल आयन में क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स हो जाएंगे। तो बेटा अगर आयन है तो आयन्स आएंगे, मोल है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम है तो एटम्स आएंगे। कहने का मीन्स यहां से ये है कि एक मोल की वैल्यू ये होगी। सही है, बात समझ में आ गई। तो मोल कॉन्सेप्ट में घबराना नहीं है, इसको आराम से करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहां से आप एक चीज देखेंगे, देखिए ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन दिया, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। भाई यहाँ पे मोल दिए हैं, इथेन के मोल है कितने, 3 मोल्स। अब आप इथेन को आप देख रहे हो C2H6, कितने मोल हैं 3 मोल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। भाई कार्बन के एटम पूछे इसमें, तो यहाँ पे कितने आएंगे, देखिए एक मोल में कितने हैं 1 मोल C2H6, कितने कितने एटम है कार्बन के 2 एटम, और कितने मॉलिक्यूल में, कितने मोल्स में पूछ रहा है ये 3 मोल में। देन 3 मोल C2H6 में कितने मोल, कितने कार्बन के एटम आएंगे भाई 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे तो बेटा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब एक मोल C2H6 की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे कितने एटम है इसके 6 एटम, और कितने मोल में पूछ रहा है ये 3 मोल में, तो 3 मोल
C2H6 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। ठीक है, उसके बाद अगर थर्ड की बात मैं करूं यहां से, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो बेटा मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, इथेन के, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या करेंगे 3 मोल, कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 3 मोल इथेन में आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। आई थिंक कितना आएगा, 3 6 जा 18, 6 6 ये आ जाएगा, या इसको लिखेंगे 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक इसमें रहने वाला है मोलर मास। क्या टॉपिक है बच्चों, मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, भाई एक मोल जो सब्सटेंस आपके पास होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट अमाउंट होगा वो क्या होगा, उसका मोलर मास हो जाएगा एक मोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे क्या है, द मास ऑफ 1 मोल, कितने मोल, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। और बच्चों यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर मोल, यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। जैसे यहाँ पे H2O है, H2O के 1 मोल का जो मोलर मास होगा, जो मास होगा वो कितना होगा, 18.02 ग्राम पर मोल। जैसे आपके पास NaCl यहाँ पे भरा हुआ है, NaCl का जो मोलर मास होगा 1 मोल का वो कितना होगा, 58.5। तो मोलर मास मॉलिक्यूलर मास दोनों अलग अलग है। मॉलिक्यूलर मास आपका मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट अमाउंट होगा और मोलर मास 1 मोल सब्सटेंस के लिए मास होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे इससे अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आएगा और रिएक्शन इन सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे चैनल पे बने रहिए और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।